Hello friends, welcome back to my channel Nageen Group of Education. Today we are continue our topic equilibrium with examples of liquid vapor equilibrium. ठीक है, यानी हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था बच्चे, उसमें हमने ये देखा था कि जब एक सॉलिड लिक्विड फॉर्म में जाता है, मीन्स एक सॉलिड को जब आप मेल्ट करते हो या फिर एक लिक्विड को जब आप क्या करते हो, फ्रीज आउट करते हो, है ना। एक सॉलिड को मेल्ट करते हो या फिर एक लिक्विड को क्या करते हो, फ्रीज आउट करते हो, है ना। तो क्या होता है आपका, एक परफेक्ट टेम्परेचर होता है जिस पे उसकी मेल्टिंग होती है। ठीक है, क्योंकि एक टेम्परेचर पे आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या करते हैं, कोएग्जिस्ट मिलते हैं। सेम here in this liquid vapors, if a state is liquid then you boil that liquid, then it converted into water vapors. तो अब इन दो स्टेट्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम हमने देखना है, so let's start with this equilibrium can be better, this equilibrium can be better understood if we consider the example of transparent box. ठीक है, हमने क्या करना है बच्चे, जैसे हम चाइना डिश होता है ना, चाइना डिश, हमने क्या करना है, एक क्लोज्ड ब्लॉक लेना है, उसके अंदर चाइना डिश रखना है, ठीक है, और उसको हमने किससे अटैच कर देना है, मैनोमीटर से। ठीक है, और ये आपका मरकरी का लेवल कांस्टेंट होगा, क्योंकि मरकरी आपको क्या बताएगी, द मास द प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। सबसे पहले इसके अंदर हम फिल करके रखेंगे KOH। सबसे पहले क्या फिल करेंगे, KOH, और यू कैन ऐड फास्फोरस पेंटॉक्साइड और यू कैन ऐड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अभी क्या करता है, ये जो आपने ब्लॉक के अंदर चाइना डिश रखे और इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड, ये आपने क्या रखा है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ये क्या करेगा, उस लिक्विड के अंदर जितना, उस एयर के अंदर जितना भी वाटर वेपर्स था उसको क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब दैट वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन दैट एयर। तो अब आपने क्या करना है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स कैरिंग यू ट्यूब, जिसको आप क्या बोलोगे, मैनोमीटर, ड्राइंग एजेंट। अब ड्राइंग एजेंट मीन्स जो वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगा, वो कौन से होंगे आपके, कैल्शियम क्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड is placed for few hour in the box. Now after removing the drying agent, जब आप उसको रिमूव करोगे, आपने हल्का सा टिल्ट आउट करना है, ठीक है, तो जिससे आपने क्या करना, उस पेट्री डिश को या उस वॉच ग्लास को निकाल के उसके अंदर वाटर डाल के क्विकली उस बॉक्स के अंदर वापस रखना है। तो उस टाइम पे आपको मर्करी लेवल जो है वो मेजर करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है, जो मैनोमीटर में कितना है, क्योंकि जब वो पानी इवेपोरेट होना शुरू करेगा तो धीरे धीरे उसका लेवल जो हो जाएगा वो इंक्रीज करने लग जाएगा, एंड द फाइनली कंटेन ए कांस्टेंट वैल्यू। फाइनल उसकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ वाटर इन द वॉच ग्लास डिक्रीजेस। क्यों, धीरे धीरे अगर वाटर वैपरेट होएगा तो देन देयर विल बी द सम वाटर इन द this liquid that get evaporated, that means the volume of the water inside the petri dishes decreases. तो initially there was no water vapors. अब जब आप रिएक्शन की शुरुआत करेंगे, वाटर को बॉयल करना शुरू करेंगे या इवेपोरेट करना शुरू करेंगे, तो जब वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो रहेगा तो इनिशियली तो आपके पास कुछ नहीं मिलेगा ना, देयर विल बी नो वाटर वेपर्स। लेकिन धीरे धीरे रिएक्शन जब टाइम लेगी विद रिस्पेक्ट, तो अब हमें ये पता चला कि उसके अंदर मरकरी का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर वाटर अभी भी प्रेजेंट है, क्योंकि सारा पानी आपका इवेपोरेट नहीं होता। एज water evaporate, the pressure in the box increases due to addition of water molecule into the gaseous phase, क्योंकि water vapor gaseous phase में जा रहा है, so the rate of evaporation क्या हो जाएगी आपकी, constant हो जाएगी। Now see this diagram, this is your box, closed box, and this closed box you will take a china dish or the petri dish where the calcium chloride is present. Now remove by tilting it and then add dish of water. आप if you see this, धीरे धीरे, this is the manometer, manometer में level देखिए constant है, but when this water get evaporated, it exert pressure and the reading is this, see this reading, height of this limb is increases, so the pressure is increases. However, the rate of increase in the pressure,
rate of increase in the pressure decreases with time. ठीक है, विथ ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ द वेपर इनटू वाटर. अब धीरे धीरे ठीक है भाई प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है, लेकिन वही वेपर्स जो क्लोज कंटेनर में थे तो वो वॉल से कोलाइड करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी कम होएगी, जिसकी वजह से वापस से किस में आएंगे, वाटर लेवल में. और जब वो वाटर लेवल में आएंगे तो वो जो मैनोमीटर में आपका लेवल बढ़ा हुआ है प्रेशर का वो वापस से डिक्रीज होएगा. ठीक है, लेकिन फाइनली एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब there will be no increase or decrease in the reading of that manometer. Finally it leads to an equilibrium condition. और वो जब ना increase होगा pressure और ना ही pressure decrease होगा, now that is called the equilibrium condition. There will be no net evaporation. Now see this implies this that the number of water molecules from the gaseous state into the liquid state also increases till the equilibrium attain. जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा तो हेयर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन. इवेपोरेशन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, और जबकि कंडेंसेशन वाटर वेपर अगेन चेंजेस इनटू वाटर. तो लिक्विड स्टेट है वेपर स्टेट, वेपर स्टेट से वापस से लिक्विड स्टेट, तो इनके बीच में क्या रहेगी, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी. नाउ एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर exerted by the water molecules at a given temperature. ठीक है, अब वो प्रेशर, ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ने गिवन टेम्परेचर पे प्रेशर एक्सर्ट करा है, वही उसका क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर, है ना, वही उसका क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर. क्योंकि एक फिक्स टेम्परेचर पे एक लिक्विड जब इवेपोरेट होता है तो अपने ही वेपर्स का प्रेशर उसके ऊपर लगता है, वो उसका क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर. नाउ वेपर प्रेशर ऑलवेज भी इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होके जाएगा, तो जितने ज़्यादा वेपर्स उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर. तो अगर हम यही सेम एक्सपेरिमेंट इन स्पाइट ऑफ द वाटर वी विल टेक मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, ईथर्स, ठीक है, तो हमें पता चला हर एक का डिफरेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, वेपर प्रेशर है ना भाई. कोई किसी के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होता है, किसी के बीच में बॉन्ड वीक होता है, ठीक है ना. डिफरेंट वेपर प्रेशर होगा एट सेम टेम्परेचर पे, एंड द लिक्विड विच इज़ द हायर वेपर प्रेशर, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा इनमें से, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम. क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो जल्दी गर्म होएगा, और जल्दी गर्म हो गया तो जल्दी जल्दी लिक्विड स्टेट को छोड़ के कहाँ जाएगा, वेपर प्रेशर पे, वेपर फेस में, और वेपर फेस में जाएगा तो क्या एग्जर्ट करेगा, वेपर प्रेशर. नाउ हेयर इफ़ वी एक्सपोज, अब हमने क्या करना है, इफ़ वी एक्सपोज 3 वॉच ग्लास containing separately 1 ml of each acetone, ethyl alcohol and water to the atmosphere and repeat the experiment with different volume of the liquid in a warmer room. आपने क्या करना है बच्चे कि आपने 3 वॉच ग्लासेस लेनी है और उसमें 1 ml आपने क्या रखना है, एसीटोन, 1 ml इथाइल अल्कोहल एंड 1 ml वाटर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रखना है, और 3 डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड के साथ आपने वार्मर रूम के अंदर आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है. नाउ इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इन ऑल सच केसेस लिक्विड इवेंचुअली डिसअपियर. आपको पता है अगर ओपन में आप अल्कोहल लेंगे वो भी इवेपोरेट होएगा, एसीटोन लोगे वो भी इवेपोरेट होएगा, वाटर लोगे तो वो भी इवेपोरेट होएगा. लेकिन इनकी जो इवेपोरेशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ द लिक्विड पर, कि आपने जो लिक्विड लिया उसका नेचर कैसा है, पता चले बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि ब्रेक ही नहीं कर रहा, और अगर वो ब्रेक नहीं करेगा तो वो वेपर स्टेट में कैसे जाएगा, ठीक है. दूसरा अमाउंट ऑफ लिक्विड कितना लिया आपने, 1 ml 2 ml 3 ml, क्योंकि जितना कम लिक्विड होगा उतनी जल्दी वेपरेशन होएगी, है ना. और किस पे डिपेंड करा, टेम्परेचर पर. व्हेन द वॉच ग्लास इज ओपन टू द एटमोस्फियर, आपने वॉच ग्लास को एटमोस्फियर में ऐसे छोड़ दिया, ओपनली आपने जो है एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है फिर कांस्टेंट हो जाता है. क्यों, क्योंकि अब आपके क्योंकि आपने क्लोज कंटेनर में ये रिएक्शन नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ द एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, और डिस्पर्स होने की वजह से कंडेंसेशन का रेट जो होता है वो स्लोली हो जाता है इवेपोरेशन से, है ना. कंडेंसेशन का रेट इवेपोरेशन से क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है. तो ड्यू टू दिस रीजन कि कंडेंसेशन का रेट कम होता है
much lesser than the rate of evaporation. So these are the open system and it is not possible to reach the equilibrium in the open system. तो इसलिए ओपन सिस्टम में हम इक्विलिब्रियम तक रीच नहीं कर सकते. Now here water and water vapors are in equilibrium position at atmospheric pressure. आपको पता है कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड और उसकी वेपर स्टेट को एग्जिस्ट करती है. ठीक है. एट एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, और वो टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस में आपको लिक्विड वाटर भी मिलेगा और क्या मिलेंगी गैस पे. तो फॉर एनी प्योर लिक्विड, कोई भी अगर लिक्विड है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, दैट इज 1.013 बार पे. ठीक है. द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर्स आर एट एन इक्विलिब्रियम, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें लिक्विड वाटर और गैसियस वाटर दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, वो उसका क्या कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का हमेशा किस पे डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. ठीक है. तो इट डिपेंड ऑन द एल्टीट्यूड ऑल्सो, क्योंकि जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता चला जाता है. Now here the next example is solid vapors equilibrium. So if you remember that you in class 9 that you will study the topic of sublimation. Now what is sublimation? This one. Conversion of solid directly into vapor. सॉलिड डायरेक्टली वेपर में जाएगा लेकिन लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, तो वो स्टेट आपकी क्या कहलाती है सब्लिमेशन. तो अब हमने सॉलिड और लिक्विड में क्या करना है इक्विलिब्रियम करना है. नाउ लेट अस नाउ कंसीडर द सिस्टम वेयर द सॉलिड सब्लिमाइज. अब ऐसा हमने एग्जांपल लेना है जिसमें सॉलिड सब्लिमाइज करेगा वेपर फेस में. तो वही सेम सिचुएशन आपने रखनी है. आपने क्या करना है इफ़ यू प्लेस सॉलिड आयोडीन, अगर मैं सॉलिड आयोडीन लेती हूँ क्लोज वेसल में, आफ्टर सम टाइम वेसल गेट इवेपोरेटेड. वेसल्स में क्या बनने लग जाएंगे वेपर्स बनने लग जाएंगे, और जब वेपर्स आएंगे तो क्या आएगा वॉयलेट कलर. तो जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा क्या जाता है कलर, जो वॉयलेट कलर होता है वो इंटेंस होता चला जाता है. इंटेंसिटी ऑफ दिस कलर इंक्रीजेज विद टाइम. इंटेंसिटी होती है जो इंक्रीज करती चली जाती है विद टाइम, है ना. तो एट सर्टेन टाइम इंटेंसिटी अब आपकी कैसी हो जाएगी कांस्टेंट. जो लिक्विड जो सॉरी आयोडीन की जो इंटेंसिटी है वो कैसी हो जाती है कांस्टेंट. अब उस स्टेज पे फिर आपका क्या अटेन हो गया इक्विलिब्रियम. हैंस द सॉलिड आयोडीन सब्लिमाइज टू गिव आयोडीन वेपर. तो यहाँ पे सॉलिड सब्लिमाइज करेगा तो वेपर दे देगा, और वेपर डी सब्लिमाइज करेगा तो क्या दे देगा वापस से सॉलिड. तो यहाँ से हमें पता चला देयर विल बी द इक्विलिब्रियम इन बोथ द केसेस. कैम्फर या फिर अमोनियम क्लोराइड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सब्लिमेशन. Now next topic is equilibrium involving dissolution of solid or gases in liquids. कि आपने अब इक्विलिब्रियम तो ठीक बात है, आपने फर्स्ट केस देखा, फर्स्ट केस में हमें पता चला कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. योर फर्स्ट केस सॉलिड इक्विलिब्रियम विद लिक्विड. ठीक है. जिसमें आपका कांस्टेंट क्या था टेम्परेचर. ठीक है. फिर हमने देखा लिक्विड इक्विलिब्रियम विद वेपर्स गैसियस स्टेट. यहाँ पे यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया प्रेशर. नाउ अब हमने देखा फिर सॉलिड डायरेक्टली गैस और गैस डायरेक्टली सॉलिड. तो यहाँ पे भी हमने देखा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है. नाउ अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर मैं सॉलिड या फिर गैस को किस में डिज़ोल्व करूँ लिक्विड में. तो फर्स्टली वी स्टार्ट दिस टॉपिक, आई विल रिमेंबर समथिंग. ठीक है ना. अब इफ़ यू टेक एग्जाम्पल्स, इफ़ यू हैव वाटर एंड यू विल ऐड शुगर, you will get the solution. ठीक है. Now if sugar dissolve in this water we will get the saturated solution. Now what is saturated solution? अब ये देखना है भी what is saturated solution. तो क्या होता है
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना सोल्यूट डिजोल्व इन गिवन solvent so that no more solute has to be added। क्या कहना चाहता है कि जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में आप मिक्स करेंगे, जैसे हमने क्या करा, पानी में नमक को ऐड कर दिया, पानी में शुगर को ऐड कर दिया। तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे पास 1 ग्लास वाटर है, आई हैव एन 1 ग्लास वाटर and I'll have to make the saturated solution by adding some sugar into that water. When I was starting dissolving the sugar in the water, you will see this. If I add 1 tablespoon sugar, dissolve. Second tablespoon sugar when I add in, dissolve. Third one, dissolve. Now that after dissolving so many times, I'll get a situation when there will be no more sugar has to be added in the sugar in this water. कि एक डालते डालते एक टाइम ऐसा आया कि अब चीनी डिजोल्व नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। तो वो स्टेज जहाँ पे चीनी या फिर कोई भी सोल्यूट एक्स्ट्रा डिजोल्व नहीं होगा, और आफ्टर दैट इट गेट सेटल डाउन, नाउ दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी अब हमें सॉलिड को लिक्विड में डालना है तो हमें क्या तैयार करना पड़ेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। वी नो from our experience that we can dissolve only a limited amount of salt or sugar in given amount of water at room temperature। भाई ठीक बात है, रूम टेम्परेचर पे तो हम एक हो सकता हो 1 ग्लास पानी के अंदर हम सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, 3 चम्मच, लिमिटेड अमाउंट है। ठीक है, इफ़ वी मेक अ थिक शुगर सिरप, अगर मुझे बहुत ज़्यादा शुगर सिरप बनाना है और मुझे उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा डालना है, तो हाउ कैन आई डू दिस, क्योंकि एक तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ शुगर ऐड करती है, तो देन विल स्टार्टिंग द बॉइलिंग इट, है ना। अगर आप उसको बॉईल करते हो, जहाँ वो 3 चम्मच चीनी जो है वो डिज़ोल्व कर सकता है, तो बॉईल होने के बाद तो वो 6 चम्मच 10 चम्मच चीनी भी क्या कर सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है। तो अगर हमें शुगर सिरप बनाना है तो सोल्यूशन बाय डिज़ोल्विंग शुगर एट हायर टेम्परेचर, ना शुगर क्रिस्टल सेपरेट आउट इफ वी कूल द सिरप, हमें पता है। अब वही लिक्विड जो आपने जिसमें आपने शुगर मिक्सअप किया था हाई टेम्परेचर पे, थोड़ी देर के बाद अगर आप उसे कूल डाउन करने रखोगे तो जितना भी एक्स्ट्रा शुगर होगा वो क्या कर जाएगा, सेटल डाउन कर जाएगा, तो सेपरेट आउट कर जाएगा। तो क्रिस्टल सेपरेट आउट इफ वी कूल द सिरप टू द रूम टेम्परेचर, वी कॉल इट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्यों, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन ए गिवन टेम्परेचर। भाई अब उसमें और ज़्यादा नहीं डल सकता। अगर 1 गिलास पानी में 3 चम्मच चीनी डलती है तो वो 3 ही डलेगी ना, 3 के बाद डालोगे तो वो नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो वो 3 चम्मच तक आपकी क्या हो गई, क्रिस्टलाई वो सॉरी सैचुरेटेड स्टेट और सैचुरेटेड सोल्यूशन। नाउ द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो इसका मतलब कंसनट्रेशन डिपेंड करेगी किसके ऊपर, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कम होगा तो कम आपका शुगर डिजोल्व होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सब्सटेंस डिजोल्व होगा। इसका मतलब कंसनट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो अब इसमें भी क्या आएगा, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो सेटअप कर जाएगा। तो वी कॉल इट, अब इसमें जो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम जो सेटअप कर गया किस किस के बीच में, सोल्यूट जो हम ऐड कर रहे थे और वो सॉलिड सोल्यूट जो नीचे सेपरेट आउट करके बैठ रहा था, यानी शुगर जो सॉल्यूशन में मिक्सअप थी और वो शुगर जो नीचे सेटल डाउन कर गई थी। जब वो मिक्स हो रही थी तो डिसोल्यूशन थी, नीचे बैठ रही थी तो क्रिस्टलाइजेशन थी। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ crystalline. Equality of two rates and the dynamic nature of equilibrium has been confirmed with the help of radioactive sugar। तो यहाँ से हमें पता चला बच्चे कि हम दो रेट्स को इक्वालिटी में ला सकते हैं। कब, जब वो रिएक्शन कब होगी,
इक्विलिब्रियम में होगी। नाउ अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को हम फिर से रिपीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव शुगर। Now if we drop some radioactive sugar into the saturated solution of the non-radioactive sugar, आपने क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स रेडियो एक्टिव शुगर की डालनी है, लेकिन किसके अंदर डालनी है, सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, सेचुरेटेड सोल्यूशन लेना है नॉन रेडियो एक्टिव शुगर का। मतलब नॉन रेडियो एक्टिव शुगर मीन्स आपने एज शुगर लेनी है, वही आपने पानी में डिजोल्व करना है, सेचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करना है, लेकिन उसके अंदर आप 1 या 2 ड्रॉप्स किसकी डाल देंगे, रेडियो एक्टिव शुगर की। नाउ देन आफ्टर सम टाइम, अब कुछ देर के बाद क्या देखोगे, रेडियो एक्टिव इज ऑब्जर्व बोथ इन द सोल्यूशन एंड इन द सॉलिड शुगर, कि रेडियो एक्टिविटी की जो शुगर थी वो आपको सोल्यूशन में भी मिलेगी और सॉलिड शुगर में भी मिलेगी। इनिशियली देयर विल बी नो रेडियो एक्टिव शुगर, जब आप रिएक्शन की शुरुआत करेंगे तो आपको कोई भी रेडियो एक्टिव शुगर जो है सोल्यूशन में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में था। बट देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन द रेडियो एक्टिव, अब एक्सचेंज हो चुका है किस किस के बीच में, हाँ जी, रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव, किस किस के बीच में एक्सचेंज हो चुका है, रेडियो एक्टिव and non-radioactive sugar molecules between two phases. The ratio of the radioactive to non-radioactive molecule in the solution increases till the volume constant, till वॉल्यूम आपकी क्या नहीं हो जाती है, कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब हम किसी भी सोल्यूट को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, फिर एक और एक इक्विलिब्रियम आता है, और वो इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में होता है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का। मीन्स जितना डिसॉल्व होएगा हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करने लग जाएगा, नीचे सेटल डाउन करने लग जाएगा। नाउ देन इज वन मोर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज द गैसेस इन लिक्विड. It's very simple familiar example if you explain this topic or you will study this topic, that is the cold drink bottles, है ना। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में CO2 गैस मिक्सअप होती है अंडर प्रेशराइज, उसको प्रेशर करते हैं, CO2 गैस को प्रेशराइज करते हैं और उसको किस में फिल कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में। तो जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब आप ओपन करते हो तो वही गैस फीज आउट करती क्या जाती है, बाहर आ जाती है ना। तो दिस फिनोमिना अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द CO2। ये जो फीज आउट करती गैस जो बाहर आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर। नाउ क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्लियर, सॉल्युबिलिटी हमेशा प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द गैसियस स्टेट एंड द मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड अंडर प्रेशर. So here there will be one more equilibrium, CO2 at the gaseous state and CO2 in the solution. This can be explained by the Henry law, which state that mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent at any temperature, ठीक है, वो हमेशा डायरेक्टली यानी मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, that will be the temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent. So this amount decreases with the increase of temperature. So the soda water bottle is sealed. सोडा वाटर की बोतल क्या हो जाती है फिर, सील्ड अंडर प्रेशर. इसलिए हमें उसको सील करना पड़ता है अंडर प्रेशर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगी. एज सुन एज द बॉटल इज ओपन, जैसे ही बॉटल ओपन करते हैं सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और वो गैस फीस करती हुई बाहर आती है. ठीक है, तो अब वो एक नया इक्विलिब्रियम रीच आउट कर जाती है. ठीक है, तो दिस इज हाउ द सोडा वाटर बॉटल व्हेन लेफ्ट ओपन टू एयर समटाइम्स टर्न्स फ्लैट. इट कैन बी जनरलाइज्ड दैट. तो अब यहाँ से हमें पता चला, आपने यहाँ से डिफरेंट एग्जांपल्स करे कि सॉलिड लिक्विड में हमने देखा 1 टेम्परेचर 1 बार प्रेशर पर, और उस टेम्परेचर पे सॉलिड किस में चला जाएगा, लिक्विड में. फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा लिक्विड टू वेपर इक्विलिब्रियम, जिसमें वेपर प्रेशर आएगा कांस्टेंट रहता है. फिर हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जिसमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है. फिर हमने एक इक्विलिब्रियम ये देखा जिसमें गैसेस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होएगी, जिसमें कंसंट्रेशन जो होगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, उसके प्रेशर के. तो यहाँ से हमें कंक्लूजन निकला हमारे इन सभी प्रोसेसेस में, जब आप लिक्विड से गैस में जाएंगे तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, सॉलिड टू वाटर जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट होगा,
सोल्यूट को जब आप किस में डालते हो, लिक्विड के अंदर, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है गिवन टेम्परेचर पे। और जब गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं या लिक्विड गैस के अंदर होती हैं, तब आपका क्या कांस्टेंट हो जाता है, कंसंट्रेशन। So student, I hope you understand the various examples of the equilibrium in this class. So I hope you understand that. Okay, bye bye.